Everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. जूम ने कुछ सेटिंग वगैरह चेंज की इसलिए लेट हो गया मुझे, है ना? नहीं, कुछ पैटर्न में उसके चेंज आया है तो वो कई बार चेंज हो जाता है, देखना पड़ता है थोड़ा सा उसे। ठीक है नहीं, चलो तो विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर, है ना? लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था, तो इलास्टिसिटी ही आज कंटिन्यू हो, है ना? विल कंटिन्यू द इलास्टिसिटी, है ना? तो इलास्टिसिटी को ही हम आज क्या करेंगे, इसे आपका कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो ध्यान दो कि इलास्टिसिटी में लास्ट क्लास में मैंने काफी कुछ आपको बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन और डिफरेंट टाइप के मॉडल्स क्या होते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूले भी नहीं होते हैं, और कोई बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब बहुत छोटा चैप्टर होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि आपके पूरे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर ये है ना, कि पूरे एनसीईआरटी की बुक्स में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उसका सबसे छोटा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ही होता है, दैट इज इलास्टिसिटी, है ना? यहाँ पे इलास्टिसिटी में एक चीज आप और पढ़ोगे, दैट इज नोन एज ए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना? यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये हम पढ़ते हैं, है ना? कि वी स्टडी द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना? और ये जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बना रहे हैं ना, वी आर प्लॉटिंग फॉर द डक्टाइल मटेरियल, है ना? कि जो स्ट्रेस वर्सेस आप स्ट्रेन कर्व प्लॉट कर रहे हो, where we are plotting it for the ductile material, है ना? कि इसको हम डक्टाइल मटेरियल के लिए प्लॉट कर रहे हैं, जिसका कि हम वायर में फॉर्म कर सकते हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है दैट इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ये आपका डक्टाइल मटेरियल, है ना? कि वी आर यूजिंग फॉर द डक्टाइल मटेरियल, है ना? तो ध्यान रखना, अभी जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसके लिए जब आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करोगे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप स्ट्रेस ले लो, जिसका मैंने फिगर में भी शो किया था। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ले लेते हैं जैसे कि आपका स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम स्ट्रेन ले लेते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेस आ गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया, जैसे कि आपका स्ट्रेन हो गया। तो जब हम डक्टाइल मटेरियल इसको प्लॉट करेंगे ना, तो ये ग्राफ स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन हो, फिर इस तरह से कर्व होगा, और फिर आपका ग्राफ आपका नेचर ऐसा हो जाएगा। जब भी किसी भी डक्टाइल मटेरियल प्लॉट करोगे, मे बी कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, जो भी जिसका कि वायर हम फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए जब भी आप इसको प्लॉट करोगे, इसका बेसिक नेचर जो होगा वो ऐसे ही होगा। बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो डक्टाइल मटेरियल के लिए बेसिक नेचर इसका क्या होगा, इसके आपको इस तरह से सेम ही होगा, है ना? तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आप देखो कि ग्राफ जो है स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन, तो जिस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन होता है उसको मैंने पी पॉइंट ले लिया, है? जिस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन होता है उसको मैंने क्या ले लिया, जैसे कि आपका कोई पॉइंट पी, कि पी पॉइंट तक ये जो ग्राफ है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके मैं ठीक से बनाता हूँ कि ये आपका पी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये कर्व बन गया, और उसके बाद ऐसा कर्व ही है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इसको हम बोलते हैं वाई पॉइंट, उसके बाद एक पॉइंट आएगा उसको हम बोलते हैं ई पॉइंट, एक हाईएस्ट पीक जो होगा उसको हम बोलते हैं यू, और यहाँ पे पॉइंट जो आएगा उसको हम बोलते हैं बी पॉइंट, है ना? ये डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं इसका मतलब मैं आपको बताऊँ, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पॉइंट हैं इसका बेसिकली मतलब क्या है ना? तो जो पी पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना? और ये इसी चीज के लिए कि जो भी हम प्लॉट कर रहे हैं ना वो इसके लिए प्लॉट कर रहे हैं। भाई इस तरह से अगर कोई आपका कोई रॉड है ना, तो रॉड के दोनों एंड को अगर हम फोर्स लगाएं तो स्ट्रेच होगा, अगर ये फोर्स को हम बढ़ाते रहें तो ऐसे ऐसे आप फोर्स बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो इसका स्ट्रेन भी बढ़ेगा, है ना? तो स्टार्टिंग में पी पॉइंट तक की स्ट्रेट लाइन, जो पी पॉइंट है वी कॉल इट एज ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना? कि यहाँ पे जो पी पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना? कि दिस इज सिंपली नोन एज ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट तक मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ, कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब ये हो जाएगा कि इस पी पॉइंट तक मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ, कि जो आपका मटेरियल है ये हमेशा हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता ना। हुक्स लॉ मैंने लिखा था और स्मॉल डिफॉर्मेशन, तो स्मॉल डिफॉर्मेशन का मतलब है कि स्टार्टिंग में सिर्फ करता है मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ, है ना? कि जिस पॉइंट तक मटेरियल आपका हुक्स लॉ फॉलो करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना? हुक्स लॉ का मतलब है कि उस पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन,
तभी स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और अब बात है कि अगर इसका मैं स्लोप लिखना चाहूँ कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर ये एंगल कोई थीटा है, इसका अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूँ तो tan थीटा की वैल्यू यंग्स मॉडुलस हो जाएगी, है ना, कि tan थीटा जो इसका स्लोप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सर ये आपकी यंग्स मॉडुलस है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि आपका यंग्स मॉडुलस होता है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सर ये आपका यंग्स मॉडुलस के इक्वल है ना। यहाँ पे एक y पॉइंट है ना, इसको आप यंग्स मॉडुलस tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस है ना, किसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे कि आपकी यंग्स मॉडुलस। इसके बाद एक पॉइंट y आ गया है, इस y को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, है ना, कि y जो होता है दिस इज सिंपली नोन एज ए यील्ड पॉइंट, है ना। तो यील्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट तक मटेरियल अपने शेप को रिगेन करता है ना, कि पॉइंट अप टू विच मटेरियल रिगेन इट्स शेप, है ना, कि पॉइंट अप टू विच मटेरियल रिगेन इट्स शेप, रिगेन इट्स शेप, है ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जैसे कि आपका यील्ड पॉइंट, कि आप जैसे डिफॉर्मेशन फोर्स पढ़ाओगे यील्ड पॉइंट तक अपना मतलब ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इस यील्ड पॉइंट तक ये अपने शेप को रिगेन करेगा, कि जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वापस से अपनी जगह पे चले जाएगा, तो जिस पॉइंट तक अपने पॉइंट को ये शेप को रिगेन करता है उसी को हम क्या होता है, जैसे कि आपका यील्ड पॉइंट। ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा जस्ट वो यील्ड पॉइंट के बाद ही होता है, कई बार ये दोनों पॉइंट एक भी होते हैं, तो उसको हम लिखते हैं जो y स्टैंड फॉर यील्ड पॉइंट हो गया। ऐसे ई जो होता है दिस इज एज ए इलास्टिक लिमिट, है ना, ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, जैसे आपका इलास्टिक लिमिट, है ना। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट अप टू विच मटेरियल रिमेन इलास्टिक, जस्ट पॉइंट तक, पॉइंट अप टू विच, है ना, मटेरियल रिमेन इलास्टिक, अप टू विच मटेरियल रिमेन इलास्टिक, है ना, कि जिस पॉइंट तक मटेरियल इलास्टिक रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपके इलास्टिक लिमिट, है ना। इसके बियॉन्ड ये फिर मटेरियल इलास्टिक नहीं रहेगा, ये सिर्फ यहीं तक ही इलास्टिक, इस जोन में मटेरियल का नेचर कैसा है, वैसे कि आपका इलास्टिक, इसके बाद ये प्लास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक का मतलब है कि वापस अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा, प्लास्टिक का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना। तो जो ये रीजन है यहीं तक मटेरियल का नेचर कैसा है, वैसे कि आपका इलास्टिक, है ना, कि ये इलास्टिक जोन हो गया इसका, है ना। इसके बाद का जो जोन होता है इसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, है ना। प्लास्टिक का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, जब भी आप प्लास्टिक वर्ड यूज करोगे तो प्लास्टिक का मतलब जो होगा इसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि भाई इसके बाद जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा, है ना। कि इलास्टिक और प्लास्टिक में ये डिफरेंस होता है कि प्लास्टिक में जो भी डिफॉर्मेशन होगा अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दो तो वापस से अपनी शेप को रिगेन नहीं करेगा, तो उसी चीज को हम क्या होता है, जैसे कि आपकी प्लास्टिक, है ना। तो ये आपका आ गया यील्ड पॉइंट, इज नॉन एज सर ये इलास्टिक लिमिट। टिल्ट करके आपने एरिया में इलास्टिक क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि ये पूरा जो स्केल होता है ना बहुत कम होता है, मतलब इलास्टिक जो होता है ना ये आपके 0.1% तक ही स्ट्रेन तक, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक नहीं बनाया, सीधे करके बनाएंगे तो स्केल वाइज तो ज्यादा परसेंटेज देता है ना, तो इसलिए स्केल वाइज को मॉडिफाई करने के लिए हमने ऐसा किया। स्ट्रेन बहुत कम वैल्यू होती है जब तक ये इलास्टिक रहता है, थोड़ा भी उससे बढ़ेगा तो प्लास्टिक, है ना। तो एनसीईआरटी में भी देखोगे कि ये जो इलास्टिक रेंज है ना वो बहुत कम में दिया हुआ है ना, सिर्फ 0.1% स्ट्रेन तक ही मटेरियल का जो बेसिक नेचर है ना, वो बेसिक नेचर कैसा रहेगा, जैसे कि आपका इलास्टिक रहेगा, तो उसके बिल्ड कर दिया ताकि वो स्केल से मिसलीड नहीं हो। मान लो यहाँ पे आ गया तो आप सोचोगे 50% हो गया, 50% तक इलास्टिक रहेगा उसके बाद प्लास्टिक, उसके टिल्ट करके बनाएंगे, वो ग्राफ के स्केल की इश्यूज है। तो ई इलास्टिक लिमिट आ गया जिस पॉइंट तक मटेरियल आपका क्या रहेगा, जैसे कि आपका इलास्टिक। इसके बाद यू एक पॉइंट आ गया, है ना, इस यू को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, ये आपका जो पॉइंट होता है दिस इज नोन एज ए अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब हो जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना, अप टू विच मटेरियल स्ट्रेस
a material maximum stress material can withstand without breaking. Material can withstand, है ना, without breaking. Without breaking. ब्रेकिंग के पहले तक जितना वो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका विथस्टैंड करेगा उसी को क्या होता है कि आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है ना, कि भाई आपने इसको खींचना शुरू किया, येल्ड पॉइंट के बाद अब ये परमानेंट इसमें चेंज इन लेंथ शुरू होगी, भाई अगर फोर्स हटा भी दो वापस नहीं आए, और खींचना शुरू किया तो इस पे जैसे आप पहुंचे, इसके बाद अगर आप खींचोगे, है ना, उसके बाद अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेट स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, है ना। और ऐसे बी आपको पता ही है कि बी पॉइंट पे को हम बोलते हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग यहाँ पे अगर अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद भी आप खींचोगे इसे तो ये ब्रेक कर देगा, है ना, कि अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद बियॉन्ड अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये क्या कर देगा, जैसे कि आपका ब्रेक कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जब तक वो हुक्स लॉ फॉलो करता है, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट जब तक वो इलास्टिक रहता है, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसमें दो डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपका यील्ड स्ट्रेंथ, है ना, कि जो यील्ड पॉइंट के रिगार्डिंग स्ट्रेस होता है इसको हम लिखते हैं सिग्मा वाई, और एक आपका होता है यू, इसको हम लिखते हैं सिग्मा। तो जो सिग्मा वाई होता है दिस इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, सिग्मा वाई को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ तो हर मटेरियल की आपको यील्ड स्ट्रेंथ दी होगी कि भाई इतने अगर स्ट्रेस तक आप इसको लगाओगे तो ये अपनी पोजीशन को रिगेन करेगा, इसके बियॉन्ड अगर आप लगाओगे तो फिर उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंट स्टार्ट होगा। और जो आपका सिग्मा यू है ना, सिग्मा यू को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट, और कई बार इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, अल्टीमेट और टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, कि भाई कोई भी मटेरियल इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस आपने उसके ऊपर लगा दिया, भाई जैसे जैसे आप स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो ये ब्रेक कर देगा, अल्टीमेटली इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस लगाओगे तो ये क्या कर देगा, कि आपका ब्रेक कर देगा। तो ये आपके मटेरियल में इस तरह से पॉइंट होते हैं, और ये ग्राफ मैंने बनाया है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो आपको पता है कि मटेरियल इसके पहले आप इसको लिखो, फिर मैं डक्टाइल एंड ब्रिटल के बारे में बात करता हूँ। सर ब्रिटल के लिए नहीं बना सकते हम? ब्रिटल के लिए बनाएंगे, पहले तो अभी डक्टाइल के लिए मैंने बनाया है ना। डक्टाइल के लिए ग्राफ का नेचर ऐसा होता है। सर किसी ने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि जो ये है मतलब जो इलास्टिक लिमिट है हमने उसके लिए टिल्ट क्यों करा है, सर एक बार और समझा सकते हो आप? अभी बता क्यों किया है वो, इसके एक्चुअली कम बहुत वैल्यूज होती है ना, इसके स्केल पे बनाते हैं, स्केल की इश्यूज के लिए बनाते हैं, भाई वो वैल्यूज बहुत कम होती है तो सीधे लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं ना। भाई जो इलास्टिक लिमिट है ना ये आपका 0.1% स्ट्रेंथ तक ही होती है, 0.1 स्ट्रेंथ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूं 0.1%, तब तो लगभग 50% हो जाएगा ना, ग्राफ में वो ठीक से शो नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ बना, भाई 0.1 स्ट्रेंथ तक ही ये इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है, तो स्ट्रेन बहुत कम होता है ना। अगर मैं सीधे इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूं ना ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि 40% स्ट्रेन तक ये इलास्टिक रहेगा, तो ऐसा नहीं, 0.1 स्ट्रेन तक ही क्या रहता है कि आपका इलास्टिक, जैसे आपका स्ट्रेन की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो ये फिर प्लास्टिक जोन में जाएगा, है ना। 0.1 से जैसे आपकी ज्यादा हो गई स्ट्रेन की वैल्यू ये प्लास्टिक में, तो स्केल के लिए मैं सब ताकि स्केल वाइज आपको थोड़ा समझ में तो आ गया। इसके बाद हम आते हैं दो तरह के इलास्टिक जोन कौन सा है? क्या चीज? इलास्टिक जोन कौन सा है सर? कौन से वाला? शेडेड वाला? जो शेडेड वाला है वो इलास्टिक जोन। ऑलराइट सर। तो वाई और ई पॉइंट में क्या डिफरेंस? इसमें सर वाई और ई पॉइंट में क्या डिफरेंस है? वाई और ई पॉइंट में ये डिफरेंस होता है, ये पॉइंट का मतलब होता है कि मटेरियल कंप्लीटली रिगेन कर, मतलब थोड़ा सा आपने खींचा एकदम वापस उसी पॉइंट पर, तो वो कंप्लीटली रिगेन की बात करते हैं। लेकिन जो इलास्टिक है ना उसमें कंप्लीटली रिगेन ना भी करे तो पार्शियली रिगेन कर सकते हैं,
मतलब इलास्टिक अभी भी है, पूरा रिगेन नहीं कर रहा है लेकिन पार्शली रिगेन कर सकता है। फिर इलास्टिक पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो फिर थोड़ा भी रिगेन नहीं होगा, कि जितना आप खींचोगे वहीं रहेगा। तो जब कंप्लीटली रिगेन जिस पॉइंट तक करता है उसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। जिस पॉइंट तक कंप्लीटली रिगेन ना भी करे प्लस पार्शियली रिगेन करता है, मतलब अभी भी इलास्टिक है वो, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और जिस पॉइंट के बाद उसके बाद बेसिकली जैसे आप स्ट्रेच करोगे वहीं पर रहेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस करेगा। तो उसका नेचर इलास्टिक से कैसा हो जाएगा, प्लास्टिक। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट जो है ना हम अलग अलग लेते हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपकी इलास्टिक लिमिट। लेकिन अब इसके बाद है मटेरियल में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो यील्ड पॉइंट, सर और यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट कई बार एक ही जैसे शो करते हैं कई बुक्स। जैसे आप काइनेटिक कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ही देते हैं ना, वैसे ही कई बार ये दोनों पॉइंट बहुत इतने क्लोज होते हैं कि दोनों की वैल्यू हम सेम ही लेते हैं। इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट क्या होगा वैसे कि आपका सेम ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको आना चाहिए। तो दो पॉइंट हैं, आपको किसी भी मटेरियल का दो चीज दी होगी, एक तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ है ना, जिसके बाद उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होने लगेगी, और दूसरा हो जाएगा जैसे कि आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, कि उसके बियॉन्ड अगर आपने उसको खींचा या स्ट्रेस लगाया तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे जैसे ये जो मैंने डक्टाइल मटेरियल है ना, ये जो मैंने बनाया है ये किसके लिए, आपके डक्टाइल मटेरियल के, है ना, ये जो सारा चीज जो मैंने बनाया है इसमें वी हैव प्लॉटेड इट फॉर द डक्टाइल मटेरियल। सर एक चीज पूछनी है है। ना, तो डक्टाइल मटेरियल में बोलो बेटा, फटाफट बोलो। सर आपने बोला अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ऊपर अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो वो ब्रेक कर जाएगा, बट ग्राफ में तो सर ब्रेकिंग हाँ। पॉइंट्स का जो वो स्ट्रेस है मटेरियल वीक वो हो कम जाता है। है, अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद मटेरियल वीक हो जाता है, और मटेरियल वीक हो गया तो कम स्ट्रेस पे ब्रेक हो जाएगा। ओके सर। है ना, मटेरियल वीक हो जाता है, उसमें नेक फॉर्मेशन हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप खींचोगे ना तो इस तरह से आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसमें नेक फॉर्मेशन हो जाता है। तो वीक हो गया तो उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट नीचे में ही ब्रेक हो जाता है। तो जब ब्रेक होता है तो स्ट्रेस कम होता है, लेकिन इसको वीक करने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए होता है वो क्या होता है, जैसे आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, इसलिए ग्राफ में नीचे आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मटेरियल आपके दो तरह के होंगे, एक तो आप बोल रहे हो डक्टाइल, तो डक्टाइल आपको हम इसको स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होगा, कि भाई अल्टीमेट स्ट्रेस के बियॉन्ड भी हम क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस एंड breaking point are far apart, है ना, कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है उसके बाद तुरंत ब्रेक नहीं होगी, कि अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद अब वो खिंचता जाता है और भी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा उसके बाद ब्रेक। डक्टाइल का मतलब यही तो होता है, वो खिंचना शुरू हुआ और उसका अगर वायर फॉर्म कर रहे हो तो बहुत देर तक उसका वायर फॉर्म कर सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस का जो पॉइंट है, अगर ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में सेपरेशन ज्यादा है तो उस तरह के मटेरियल क्या होता है, जैसे कि आपका डक्टाइल होगा। लेकिन ब्रिटल में ऐसा नहीं होगा ना, ग्लास की रॉड जैसे, ग्लास की रॉड तो ब्रिटल है, तो उसमें जैसे आप करोगे तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो जो आपके ब्रिटल मटेरियल होते हैं, कि अगर मैं इस तरह से बात करूं कि ब्रिटल मटेरियल कौन से होंगे, तो ब्रिटल मटेरियल में जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट है ये बहुत क्लोज होगा। ये जो इसमें ब्रिटल मटेरियल होंगे इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट आर क्लोज, एंड ब्रेकिंग पॉइंट राइट आर क्लोज, बहुत क्लोज होते हैं, है ना। तो अगर मैं जैसे डक्टाइल मटेरियल मैंने बनाया है तो ये सारी चीजें इसमें इस तरह से आ रही है, अल्टीमेट आया, ब्रेकिंग पॉइंट आया, बहुत सारी चीजें आई। जब ब्रिटल मटेरियल के लिए हम इसको प्लॉट करेंगे तो इतने ज्यादा ऐसे पॉइंट वगैरह नहीं है। जब आप किसी ब्रिटल मटेरियल के लिए इसको फॉलो करोगे तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जस्ट आपका ही आ जाएगा, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो अगर ये ब्रिटल मटेरियल तो जस्ट आपका ग्राफ पहले स्ट्रेट होगा, हल्का सा टिल्ट होगा, बस खत्म। यहाँ पे इसका यील्ड पॉइंट आएगा, प्रोबेबिलिटी लिमिट आया, फिर आपका तुरंत यील्ड पॉइंट आ गया, तुरंत आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया, तुरंत ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, है ना। ऐसे में ब्रेक तो बहुत देर बाद होता है ना, तो इसमें क्या होगा कि जैसे प्रोबेबिलिटी लिमिट आएगी उसके बाद यील्ड पॉइंट आ जाएगा, तुरंत आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाएगा, और अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद ये ब्रेक कर जाएगा, तो इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है।
है ना। तो ये आपका, इससे मैंने बनाया कि ये जो ग्राफ है डक्टाइल के लिए, ब्रिटल के लिए सारे पॉइंट्स बहुत क्लोज हो, तो तुरंत वो चीज जैसे आप खींचोगे ना ग्लास की रॉड को, कोई स्ट्रेच वगैरह थोड़ी होगा, तो उसे ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका डक्टाइल मटेरियल के ग्राफ जो होता है वो ऐसा, वो सॉरी ब्रिटल के लिए। तो डक्टाइल मटेरियल के एग्जांपल सारे मेटल्स हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं उसके लिए जो ग्राफ होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। भाई डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ का नेचर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे गोल्ड है, भाई गोल्ड प्रेशियस क्यों है, उसको बहुत लंबा वायर हो सकता है ना, उसका अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट में सेपरेशन गैप ज्यादा होगा। सिल्वर के लिए हो सकता है और कम होगा, कॉपर के लिए और भी कम होगा, है ना। तो ये सेपरेशन ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल, और क्लोज होता है तो वो चीज क्या होती है जैसे कि आपका ब्रिटल। लेकिन एक चीज आती है कि अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी इलास्टोमोर के लिए बना, है ना, ये किसी रबर के लिए अगर हमें ग्राफ बना, तो वो ग्राफ कैसा होगा कि भाई अगर मैं ग्राफ यहाँ पे जो बनाता हूँ किसी रबर टाइप की मटेरियल के लिए बनाऊंगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, है ना, कि भाई अगर हम यहाँ पे जो ग्राफ है ये तो मैंने डक्टाइल एंड ब्रिटल के लिए बनाया है, अगर मैं यहाँ पे किसी इलास्टोमोर के लिए बनाऊं, है ना, तो इलास्टोमोर के लिए जब आप एक ग्राफ बनाओगे तो ये थोड़ा सा अलग सा ग्राफ आएगा, है ना, कि जब भी आप एक ग्राफ किसी रबर टाइप के मटेरियल के लिए बनाओगे, है ना, तो जस्ट आपका इस तरह से होगा कि भाई ये जो ग्राफ होता है कभी भी स्ट्रेट लाइन होती है, कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो होगा ना वो आपका जस्ट आपका ऐसा होगा इलास्टोमोर, है ना। मतलब ये जो इलास्टोमोर या जो कोई रबर टाइप की चीज होती है ना, कि इलास्टोमोर या रबर जो होगा ये हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, है ना, कि ये जो चीज है ये डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, डू प्रोपोर्शनैलिटी नॉट लिमिट। फॉलो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ को फॉलो करते ही नहीं, मतलब हमेशा कर्व ही होगा, मतलब कम स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, दोनों प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, कि भाई कम स्ट्रेस से स्ट्रेस से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस। में रबर के लिए इस तरह का कोई ग्राफ नहीं होगा, ब्रिटल या इसके लिए जैसा हो रहा है, इसके लिए जस्ट शुरू में ही क्या हो जाएगा सेटअप कर, ये होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, थोड़ा सा कंसेप्चुअली इस टॉपिक को हम जानते हैं, सर डिफरेंट पॉइंट्स के इसमें, तो ऐसी कुछ इसमें टर्म्स हैं एक्चुअली, है ना, इसमें कुछ आपके एक दो टर्म है, एक टर्म बस बचा हुआ पूरे पूरे चैप्टर में ना, अपार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स सिर्फ आपका एक ही टर्म बचा हुआ है, दैट इज नोन एज पॉइजन रेशियो, है ना, कि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जैसे आपने पॉइजन रेशियो, तो ये पॉइजन रेशियो गैस से इसका कोई रिलेशन नहीं, वो तो पॉइजन रेशियो CP/CV था, यहाँ पे पॉइजन रेशियो जो होता है ना, दिस इज द रेशियो बिटवीन lateral strain and longitudinal strain, lateral strain and longitudinal strain, longitudinal strain, है ना। तो पॉइजन रेशियो किसी मटेरियल का जो होगा ना, ये lateral strain एंड longitudinal strain का क्या हो जाएगा सर, आपका रेशियो है ना, कि lateral strain का जस्ट मतलब ये हो जाएगा कि जस्ट आपका ये कोई इस तरह से रॉड है ना, अगर आप इसको फोर्स लगाओगे ऐसे दोनों साइड में, तो दोनों साइड में आप इस तरह से अगर फोर्स लगाओगे तो आपस में ये स्ट्रेच होगा, और जब ये स्ट्रेच होगा तो इसका शेप आपका ऐसा हो जाएगा, अब तक तो हम बहुत थिन वायर लेते थे ना, अगर थोड़ा सा मैं थिक कोई चीज लूं तो अब इसका शेप ऐसा हो जाएगा। अब देखो लेंथ में तो इंक्रीज हुआ, जब इसका लेंथ जो हो गया वो L+dl, बहुत कम चेंजेस लिए हम dl ले रहे हैं, फिर आपको क्या रेडियस, इसकी रेडियस में तो इंक्रीज हुई है भाई, आप जो इसकी रेडियस है ना, पहले आपकी जो अगर r थी तो आप जो इसकी रेडियस होगी, रेडियस ले लो इसकी, कि पहले अगर रेडियस इसकी r थी तो अब इसकी रेडियस आपकी r-dr हो जाएगी, तो अगर लेंथ में इंक्रीज होगा तो रेडियस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लैटरल स्ट्रेन का मतलब वही होता है कि लैटरल में जो चेंज आ रहा है, कि लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल, और लैटरल डायमेंशन में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन। मैं लिख सकता हूँ कि जो म्यू की वैल्यू होगी लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा -dr/r, चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस, माइनस क्यों लगाया आपको पता है, क्योंकि रेडियस कम हो रही है तो dr नेगेटिव होगा, है ना, रेडियस कम हो रही है तो dr क्या होगा, नेगेटिव होगा भाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका डीएल बाई एल हो जाएगा, है ना। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका पॉइजन रेशियो। तो कई बार इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है कि म्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी आर बाई आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसलिए आपका डीएल बाई। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम इसमें किस तरह से हम इसको डिफाइन करें, ये आपका। एक्सक्यूज मी सर, बोलो क्या बोल रहे हो। सर रबर के अलावा और कोई इलास्टोमोर नहीं होता? बहुत सारी चीज होती है, आपका हार्ट का वॉल्व भी इलास्टोमोर है, बहुत सारी चीजें होती है, रबर है और भी बहुत जो भी चीज है, बहुत सारी चीजें इलास्टोमोर सर तो सर इलास्टोमोर होते हैं वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते? वो नहीं करते, वो नहीं करते। जो भी इलास्टोमोर होंगे वो हुक्स लॉ फॉलो करते हैं। उसमें स्टार्टिंग से ही आपका हुक्स लॉ ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल फॉलो, ब्रिटल मटेरियल भी हुक्स लॉ फॉलो करता है एक पी पॉइंट तक, डक्टाइल भी पी पॉइंट तक क्या करेगा, हुक्स लॉ फॉलो करेगी, ये कभी भी नहीं करता, है ना। इलास्टोमोर होता है वो हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, इसलिए इसमें कोई पॉइंट भी शो नहीं, जो चीज हुक्स लॉ फॉलो करेगी उसके लिए तो हम सब चीजें डिफाइन करेंगे, बाकी कोई पॉइंट हम इसलिए शो नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। सर एक बार पॉइजन रेशियो दोबारा समझा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे यार बार बार आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अपना कनेक्शन थोड़ा चेक करवाओ यार, ऐसे छुपा पाना बड़ा मुश्किल होता है। सर वो लाइट ये आपका होता है बीआर बाई आर, है ना, कि भाई जब म्यू जो पॉइजन रेशियो होता है वो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लेंथ में चेंज, तो डीएल बाई एल हो गया। लेटरल का मतलब हो जाएगा रेडियस में जो डिक्रीज है, तो डीआर बाई आर। तो लेटरल में जो स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा इसी को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि रेडियस में क्या होता है, जैसे आपका डिक्रीज, माइनस साइन लगाने का मतलब है कि रेडियस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। मतलब जो हमने लेटरल स्ट्रेन लगाया, जो लेटरल स्ट्रेन हुआ उससे जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बढ़ा, तो उसका हमने रेशियो निकाला है। हाँ, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम पॉइजन रेशियो। भाई लेंथ में अगर इंक्रीज होगा तो साइड वाले डायमेंशन उसको हम लेटरल डायमेंशन बोलते हैं, डिक्रीज भी होगी तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा तो लेटरल स्ट्रेन भी होगा, तो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन, है ना। उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका पॉइजन। सर एक तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन, देखा जाए, सर जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं सर प्रोबेबिलिटी उसमें भी होती है, हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, ब्रिटल मटेरियल में भी हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, मतलब बहुत कम चेंज होता है, वो आपके नेकेड आइज से सिग्निफाई नहीं, लेकिन चेंज तो होती है। okay. तो ये थ्योरी में देखा जाए तो इतनी सारी चीजें, लेकिन मैं एज ए फॉर्मूला अगर बात करूं तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फॉर्मूला यूज होंगे वो जस्ट आपके 4 ही फॉर्मूले हैं। न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ 4 फॉर्मूले से हम करते हैं। जो आपने यंग्स मॉडुलस लिखा, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया बाय डेल्टा एल बाई। एक आपने बल्क मॉडुलस लिखा था, बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, है ना, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल मैंने बताया था आपको, और ये हो जाएगा tan थीटा। और तीसरा आपने लिखा था बेसिकली आपका सॉरी ये था जी था, है ना, ये जो था बल्क मॉडुलस नहीं बल्कि ये था बेसिकली आपका शेयर मॉडुलस। और जो बल्क मॉडुलस था ये भी आपने लिखा था कि माइनस v इंटू डी बाई डी, है ना, ये चीज थी वो क्या थी बेसिकली आपकी बल्क मॉडुलस। इसके अलावा आपने एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ढूंढा, u की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2y इनटू वॉल्यूम, है ना। तो इसी 4 फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल सॉल्व, बाकी थ्योरेटिकली तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो ये 4 फॉर्मूले हैं, यंग्स मॉडुलस, जी, बल्क मॉडुलस एंड ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस और एक पॉइजन रेशियो अगर कभी आता है तो, है ना। एक और फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, दैट इज योर पॉइजन रेशियो, दैट इज माइनस डी आर बाई आर बाई आपका हो जाएगा डी एल बाई, है ना। तो इसी के एप्लीकेशन से थोड़ा सा हम चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो वन बाय वन आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, है ना, जिससे कि हम और थ्योरीज की सीखेंगे। इसकी थ्योरी जो है वो सिर्फ हम इससे पढ़ के नहीं सीख सकते, थ्रू न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे।
वन बाय वन मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसको आप अटेंड करो, फिर मैं उसको बताता हूँ, तो उससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। हाँ, म्यू फॉर पॉइजन रेशियो एंड रबर इज इलास्टोमोर, सही है, ठीक है ना। B इज द ब्रेकिंग पॉइंट एंड U इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना, ये मैंने बता दिया आपको। Y एंड नील पॉइंट का डिफरेंस मैंने बता दिया था आपको, है ना। नहीं नहीं, यील्ड पॉइंट के बाद भी शेप को रिगेन कर सकता है, वही मैंने बोला आपको, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने बता दिया, इनफैक्ट काफी लोगों ने वो क्वेश्चन पूछा था, है ना। ये आपका 0.1% इज द वो आपका 0.1% स्ट्रेन की वैल्यू है। स्ट्रेन आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, परसेंट में भी लिख सकते हो। तो जो एक्स एक्सिस के हम स्ट्रेन बना रहे हैं, दैट इज योर, है ना, ये आपका परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो जाएगा, है ना, कि भाई टिल ई इट इज पार्शली इलास्टिक, इलास्टिक लिमिट तक वो पार्शली इलास्टिक हो जाए, सही बात है। आपके चैट में वही है जो मैं बता चुका हूँ। एंड म्यू जो है वो पॉइजन रेशियो है ना, कि म्यू जो सिंबल है वो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, पॉइजन रेशियो, है ना। तो ये आपका जगह से, तो वन बाय वन आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो उस क्वेश्चन से हम काफी कुछ सीख लेंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। elongation ड्यू टू ओन वेट कितना हो? मेरे स्पेलिंग तो मैं कई बार गलती लिखता हूँ, मेरे स्पेलिंग को ध्यान मत दीजिए, जब भावनाओं में आ जाता हूँ तो स्पेलिंग अक्सर, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसे। अपने ही वेट से इलोंगेशन निकालना है। हाँ, दैट्स योर आंसर इज करेक्ट, है ना। बाकी कोई भी आंसर अभी सही नहीं है, सिर्फ दक्ष का आंसर सही है। ना, किसी का भी नहीं आया आंसर सही अभी तक, थोड़ा सा ध्यान से दो। हाँ, प्रियांशु कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो क्या है, वो सही नहीं है आंसर। देखो ये तो मतलब सिंपल सा, इलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट 0 भी नहीं होगा और ए ऑप्शन भी नहीं, है ना, ए ऑप्शन सही नहीं है। तो कल जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उस क्वेश्चन को आप ध्यान देना, क्या था उस क्वेश्चन में, वो इलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट नहीं था, उसमें क्या था, एक मासलेस वायर था, इस तरह से आपने क्या यहाँ पे हैंग कर दिया था, मासलेस ट्यूब, ये वायर जो था वो मासलेस था,
है ना, और इससे आपने m मास साइन किया। तो आपने बोला कि भाई जो चेंज इन लेंथ होता है ना, वो आपका होता है रिस्टोरिंग फोर्स इनटू लेंथ बाय वाई, ये तो चेंज इन लेंथ। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें टेंशन होगा, तो आपने बोला mgl बाय वाई होगा, है ना। ये आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये गलत है इस क्वेश्चन, इसमें ये मासलेस नहीं है। ये तो ये बोल रहा है कि वायर के अपने वेट की वजह से कितना इलांगेशन होगा, मतलब कोई एडिशनल वेट नहीं लगा रहे हैं। अब ये जो आपका वायर है इसका अपना वेट है ना, इसका अपना जो मास है वो m इज द मास ऑफ द वायर। तो आप पता है किसी वायर को अगर आप रूफ में से हैंग कर दो, उसका अपना वेट भी होगा, उसकी वजह से भी तो नीचे जा सकता है। तो उसी इलांगेशन को बात कर रहे हैं कि अपने वेट की वजह से इसका इलांगेशन कितना होगा, अगर इसकी लेंथ l है ना, और इसका यंग्स मॉडुलस एंड एरिया आपको y एंड a दिया है ना, तो इसका जो आंसर सही आ रहा है ना वो 20 सही आ रहा है ना, एक 2 का फैक्टर आ जाएगा, है ना, कि नीचे क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका 2 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसलिए सही है। और ध्यान रखना कि जब भी किसी दो चीजों के आंसर में 2 का डिफरेंस हो ना, तो मेनली वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं, कि आप सिंपल आंसर लेके ये वाला आ गए। अगर आपका ये आंसर नहीं बल्कि एक नीचे 2 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन। अब इसमें इंटीग्रेशन क्यों होगा ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप लिखोगे तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू जो होगी वो TL बाई वाई हो जाएगी। भाई इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो टेंशन तो होगा। तो इसमें क्या था ना, हर जगह पे टेंशन सेम था। टेंशन इसमें क्या था, बेसिकली आपका कांस्टेंट था, तो टेंशन वेट के इक्वल था, आपने सीधे पुट कर दिया। इसमें ऐसा नहीं होगा ना, अगर इसका कुछ मास है तो टेंशन वेरिएबल है ना, कि अगर इसका कुछ मास है तो टेंशन इसमें क्या होगा, वेरिएबल। टेंशन कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल। ये दोनों फर्क आ गया है, दोनों क्वेश्चन में फर्क आ गया कि इसके पूरे हर जगह पे टेंशन अलग अलग होगा। जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे यहाँ तो टेंशन 0 होगा, जैसे से ऊपर जाएंगे टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, और जहां पे वो ज्वाइन होगा वहां पे टेंशन वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम। तो टेंशन वेरिएबल है, तो टेंशन वेरिएबल है तो सीधे हम निकाल नहीं सकते, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने के लिए हम सेम वही फॉलो करेंगे रूल, है ना, कि आप सबसे पहले एक एलिमेंट लोगे, कि भाई जब भी आपकी कोई चीज वेरिएबल आ जाती है तो उसका बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा ऐसा हो जाता है कि ये आपका कोई इस तरह से वायर आ गया है ना, टोटल एल लेंथ का था, m मास था, तो आप बॉटम से किसी x हाइट पे, है ना, आप एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी, dx, है ना। भाई बॉटम से x हाइट पे आप एक एलिमेंट ले लोगे, एलिमेंट की कितना लेंथ कितना हो जाएगी, dx। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन dx, चेंज इन लेंथ इन dx। भाई अगर dx को मैं सिस्टम ले लूं तो dx में कितना चेंज इन लेंथ होगा, अगर यहाँ पे कोई टेंशन t है तो इस जगह पे अगर टेंशन कुछ t लग रहा है तो t हर जगह पे अलग अलग है, तो टेंशन t लगेगा तो स्ट्रेस भी होगा, स्ट्रेस होगा तो dx के लेंथ में कितना चेंज होगा। यहाँ पे जो टेंशन होगा आपको होता है इसके नीचे वाले वेट की वजह से होगा, बहुत क्वेश्चन में पढ़ा था। भाई जब हम इसके नीचे वाले को सिस्टम लेंगे तो इसके वेट की वजह से तो टेंशन होगा, और इसका जो वेट होगा वो इतना हो जाएगा, दैट इज द m by l into x into g। भाई टोटल l का मास m था, यूनिट का मास m by l हो जाएगा, x का मास कितना हो जाएगा m by l into g। तो अगर मैं इसके नीचे वाले को सिस्टम ले लूं तो टेंशन इसी को तो बैलेंस कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे टेंशन जो होगा ना इसमें इसकी वैल्यू आपकी होगी m by l x into, है। तो जैसे इसमें तो टेंशन जो था वो mg के इक्वल था, है ना, हर जगह पे mg होगा क्योंकि ये मासलेस था। अगर ये मासलेस नहीं होता तो इसमें टेंशन वेरिएबल, इसमें टेंशन वेरिएबल है। तो टेंशन अगर वेरिएबल है तो सीधे हम नहीं निकाल सकते, पहले हम बात करेंगे कि एलिमेंट में कितना चेंज हुआ, तो फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे कि भाई जो डेल्टा एल जो होता है इसकी वैल्यू हो जाएगी TL बाई वाई। लेकिन अब तो हम dx में चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं कितना होगा, तो dx में चेंज इन लेंथ को आप सिंपल dl लिख दो, और टेंशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे m by l x into g, और लेंथ ओरिजिनल dx हो जाएगा। हम चेंज इन लेंथ किसमें निकाल रहे हैं, बेसिकली आपके dx में, तो dx ओरिजिनल लेंथ हो गया ना। इस ओरिजिनल लेंथ में अगर स्ट्रेस लगेगा तो इसके लेंथ में कितना चेंज होगा, बहुत छोटा सा dl, तो यहाँ पे l की जगह पे आपका dx आ गया बाई वाई। तो आपने क्या किया, क्योंकि हर जगह पे टेंशन अलग अलग था,
तो सीधे नहीं निकाल सकते थे। तो आपने बोला कि dx में अगर चेंज इन लेंथ dl हो, dx ओरिजिनल लेंथ है, उसमें अगर चेंज इन लेंथ dl हो ड्यू टू दिस टेंशन, ये स्ट्रेस, ये तो dl आ गया, आपको पता है ऐसे सारे एलिमेंट में होगा, सबके लेंथ चेंज होंगे ना। तो टोटल चेंज इन लेंथ जब मैं निकालूंगा तो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल। तो जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर ले आओ, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, y a l कांस्टेंट है ना। इंटीग्रेशन जो होगा वो सिंपल x dx का होगा, x तो वेरिएबल है और x की लिमिट आपको पता है कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, l तक। टोटल लेंथ जो है इस रॉड का वो कितना है, जैसे कि आपका है ना। तो 0 से l तक आप इसको, तो ये x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, अल्टीमेटली l स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक इसमें 2 का फैक्टर है ना। चेंज इन लेंथ की वैल्यू जो होगी वो mgl बाय ya नहीं बल्कि यहाँ पे 2 आई। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ध्यान रखना कि इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हर जगह पे टेंशन कांस्टेंट था, इस ब्लॉक की वजह से इसमें चेंज इन लेंथ होना था। तो इसमें तो कोई ब्लॉक है ही नहीं, अपने वेट की वजह से चेंज इन लेंथ होना है। फिर डेरिवेशन भी होती है, elongation ड्यू टू वेयर जो होता है, मैंने इसको एज ए न्यूमेरिकल दिया है, अदरवाइज ये डेरिवेशन होता है कि किसी रॉड के अपने वेट की वजह से elongation कितना होगा। तो जो आप नॉर्मल निकाल रहे थे उससे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका हाफ है। तो इस तरीके से हम इसको टाइप करते हैं। तो ये आप प्रोसेस में है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर अगर मास भी दिया हो और स्ट्रिंग का भी लेंथ हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे भाई, ये अपने वेट की वजह से elongation हो गया और वो उसकी वजह से elongation हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। आपका जो टर्म आएगा 3 mgl by 2 आई। सर जो वेट है dx पार्ट में जो टेंशन लग रही है वो mx g by l कैसे हुआ? बेटा इस पोर्शन का मास कितना होगा, इसके नीचे जो है, इसी की वजह से तो टेंशन होगा इसमें। ऊपर वाले से इसको क्या मतलब, अगर मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना है तो नीचे वाले के वेट की वजह से होगा। तो इस पोर्शन का मास कितना होगा यूनिटरी मेथड, एल लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l। एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into x। m by l मैक्स मास होगा और g से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पोर्शन का वेट आ गया नीचे वाले, उसी को टेंशन बैलेंस कर दो। ये क्वेश्चन है सर, कॉन्सेप्ट है, दोनों चीजें एज ए न्यूमेरिकल भी आता है और ये एज ए डेरिवेशन भी है ना। केवल ये एज ए डेरिवेशन भी आपके स्कूल्स में पूछा जाता है, और जब हम बात करेंगे मेंस एंड एडवांस की तो एज ए क्वेश्चन भी है ना, तो एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है ना। मतलब ये बड़ा पॉपुलर कांसेप्ट। सर अगर इस मास के रोप से अगर एक ब्लॉक कनेक्ट होता तब क्या करते? वही तो मैंने बताया बेटा, अगर इससे एक ब्लॉक कनेक्ट होता तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर इसके नीचे में एक ब्लॉक लगा देता तो ब्लॉक की वजह से चेंज इन लेंथ कितना होगा, और जो रोप अपने वेट की वजह से चेंज इन लेंथ कितना होगा, दोनों को ऐड कर देते। तो आपका वो 3/2 mgl by 2 ay या इंटीग्रेट करके बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम निकाल चुके हैं इसलिए ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ब्लॉक की वजह से और अपने वेट की वजह से दोनों के लेंथ चेंज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर तो न्यूमेरिकल था, लेकिन इसमें एक चीज और पूछी जाती है क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन करूंगा, मैं अपनी elongation ड्यू टू वन वे निकाल ली कितना होगा। अब इसमें कई बार आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, इसको भी आपको समझना होगा। व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाए, तो वो भी इंटीग्रेट करके ही आएगी। आपको तो हर जगह पे टी वेरिएबल है, तो टी वेरिएबल तो स्ट्रेस वेरिएबल हो, स्ट्रेस वेरिएबल होगा तो हम सीधे नहीं निकाल सकते, बल्कि उसको भी इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो अभी आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2y इनटू वॉल्यूम, है ना। कि सिग्मा स्क्वायर बाय 2y इनटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि सिग्मा जो होता है वो टेंशन बाय एरिया होता है। तो अगर टी वेरिएबल है तो सिग्मा ही वेरिएबल होगा, क्योंकि टेंशन की वैल्यू अभी हमने निकाली है।
टी की वैल्यू जो होगी वो m/l है ना x इंटू g/a हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेस वेरिएबल है तो सीधे हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने के लिए हम ये यूज करेंगे कि व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट। व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट, इन एलिमेंट। भाई यहाँ पे जो एलिमेंट है इसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसको मैं लिख देता हूँ du। तो du की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये पूरा का स्क्वायर m/l x g/a का स्क्वायर है ना, बाई 2y तो ऐसे ही है इनटू वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम लूंगा पूरे रॉड का मैं नहीं लूंगा, बल्कि यहाँ पे मैं ले लूंगा ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसका वॉल्यूम। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है ना, तो इसका वॉल्यूम आपको पता है a इंटू dx हो जाएगा ना। इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू dx, तो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम होता है। तो हम तो निकाल रहे हैं सिर्फ एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी अगर वो खींच गया है तो। जैसे यहाँ पे आपने निकाला ना कि एलिमेंट के लेंथ में कितना एलिमेंट चेंज का होगा। क्या मतलब हुआ? छोटा सा जो एलिमेंट है, ये सब पढ़ाया हुआ है पहले मैंने इंटीग्रेशन में। एलिमेंट का मतलब होता है छोटा सा हमने इसका पार्ट ले लिया, उसी को एलिमेंट बोलते हैं। किसी एक्स साइड पे एक छोटा सा dx वर्ड काम कर लेते हैं एलिमेंट। इंटीग्रेशन में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है ना, पहले हम छोटे से पार्ट के लिए निकालते हैं। छोटे से पार्ट का आपने जैसे चेंज इन लेंथ निकाला, वैसे छोटे से पार्ट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो भी निकाल सकते हैं। उसका वॉल्यूम ले लोगे तो वो वॉल्यूम आपका इंटू dx हो जाएगा। और आपको पता है कि अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होंगे, सबके लेंथ में चेंज हुआ मतलब सब में एनर्जी स्टोर हो रही है, तो सारे को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन का होता है। तो जब मैं टोटल यहाँ पे एनर्जी स्टोर निकालूंगा तो इसी टर्म को मैं इंटीग्रेट करूंगा। टोटल एनर्जी मैं निकालूंगा तो इसी टर्म को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। तो जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसको अंदर रखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं सबको बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका आ गया m/l g/a। इस पूरे का स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया है ना, एक और ये बाहर भी है, y आपका 2y भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। सिर्फ इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x स्क्वायर dx है ना, तो भाई यहाँ पे x स्क्वायर आ गया ना इंटू dx का इंटीग्रेशन। और x की लिमिट क्या होगी आपको पता है, वैसे तो बहुत छोटे छोटे लिमिट है, और x की 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है आपका है, तो लिमिट आप जो लोगे वो 0 से है ना। तो इसको सॉल्व करके इसमें एनर्जी स्टोर है। देखो कितनी आ रही है आपके आंसर। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अपने वेट की वजह से चेंज इन लेंथ कितना हो गया ये, और अपने वेट की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो 0 से l तक इंटीग्रेट करके विल गेट योर आंसर। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। नहीं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हम इसमें यूज नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास का इससे कोई रिलेशन है ना। कई बार ऐसा लगता है कि भाप आ गया मतलब सेंटर ऑफ मास हम ले लें, लेकिन सेंटर ऑफ मास का इस कंसेप्ट से कोई रिलेशन नहीं। सर ये जरूरी थोड़ी ना है कि किसी रॉड या मास स्ट्रिंग के लिए हो, किसी के लिए भी हो सकता है ना ये। नहीं, थिन चीजों के लिए होगा, थिन चीजों के लिए। मतलब थिन रॉड या थिन वायर इसके लिए हो सकता है। मतलब शेप जो लिया है ना हमने, हाँ वैसे एरिया अगर आपका अगर रॉड मतलब सर्कुलर ना भी हो, मान लो वो किस दूसरे शेप की है तो भी चल जाएगा। ये सर अगर सकते हैं। थिक होगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा ना। हाँ थिक होगा तो एरिया भी चेंज होगा, एरिया ही तो चेंज होगा, बाकी सब तो चेंज है ना। और बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं कि आपने एक वायर को हैंग किया तो 1 मीटर लंबी वायर थी तो 2 मीटर रातों रात हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत कम। अगर 1 मीटर की रॉड है तो हो सकता है कि उसमें जो चेंज आया अपने वेट की वजह से वो 2 mm का ही है ना। डिपेंड, सारा कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर वेट कितना लग रहा है ना, mg के ऊपर डिपेंड करेगा चेंज इन। बहुत इंपॉर्टेंट, elongation due to own weight and elastic potential energy स्टोर कितनी होती है ना। तो मेरे ख्याल से इसका भी आंसर आ गया होगा। क्या रहा इसका आंसर,
यू की वैल्यू कितनी आ रही है, जो आपने निकाल लिया होगा ना यहाँ पे, यू की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है आपकी, है ना, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा इसका, तो एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा सर, आपका एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो सर देखो यू की वैल्यू कितनी आ रही है ना, तो मैं देखता हूँ क्या आंसर दिया हुआ है। मतलब मेन चीज आपको ये समझना है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटीग्रेशन हमने किया ही क्यों, है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। इंटीग्रेशन हम करते हैं जब कोई चीज वेरिएबल हो जाए, और वेरिएबल हो जाएगी तो एलिमेंट सिलेक्शन इंटीग्रेशन, तो इस टाइप एलिमेंट के लिए निकालो फिर पूरी चीज के लिए उसको इंटीग्रेट, तो वेरिएबल होती है तभी हम इसको क्या करते हैं आपका, अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा ये आपका ये आ जाएगा, है ना, mg का स्क्वायर, है ना, इंटू एल बाई 6y, ये एनर्जी स्टोर है ना, ये आपका आंसर। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, mg का स्क्वायर बाई 6y। सर ये बाहर एक कैसे निकल रहा है बाहर, एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। नहीं वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो तो सर mg बाई al का होल स्क्वायर होना चाहिए ना। कहाँ पे देख लो यार, एक ये मल्टीप्लाई भी तो हुआ है। अच्छा सॉरी, वो वॉल्यूम का है, ओके सर। वॉल्यूम वाला a इंटू डी एक्स भी तो है। यस ये दोनों आंसर सही है, चेंज इन लेंथ और ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, कि चेंज इन लेंथ एंड एनर्जी स्टोर्ड, दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि आपका सॉल्व करते हैं, है ना, तो एमजीएल बाई क्या हो गया, जैसे कि आपका ये वही, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। हाँ सही आंसर भेज रहे हो आप लोग, है ना, तो मैंने बताई थी सेंटर ऑफ मास नहीं ले सकते हैं, है ना, और mgl बाई वाई है तो सही नहीं है ना, तो आई हैव सीन वो 2 का फैक्टर आ जाता है कई बार इंटीग्रेशन से करने से ना, एक नॉर्मल करोगे और इंटीग्रेशन करोगे तो एक 2 का फैक्टर यूज होता है, तो वो ध्यान रखना है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो इस तरह से इसको सॉल्व। एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, दैट आल्सो आई विल शेयर, ये सर्कुलर मोशन भी आप पढ़ेंगे अभी, वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सर एक बार बोर्ड दिखा दीजिए, मैं अभी दिखाता हूँ बेटा, लिख लो फटाफट, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो स्टार्टिंग में लगता है कि कैसे हो रहा है, धीरे धीरे आपको यूजुअल हो जाएगा, ऐसे ही करना है। जहाँ वेरिएबल आया एलिमेंट के लिए निकालो फिर इंटीग्रेट कर दो, कोई चीज। इंटीग्रेशन का पर्पस ही इनफेक्ट है। इसके बाद एक थोड़ा सा रोटेटिंग रॉड का क्वेश्चन, हाँ इसके बाद ही में दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन। मैं किसी चीज को रोटेट करेंगे तो भी उसके लेंथ में चेंज हो सकता है, तो चेंज इन लेंथ रोटेशन की वजह से कितना है?
सही आंसर आपका। दक्ष आपका सही आंसर। अमोघ, योर आंसर इज करेक्ट। मैं एक थ्योरेटिकल चीज पढ़ाऊंगा, बता दी। एक थ्योरी में ना एक कंसेप्ट बचा हुआ है, वो मैं भी डिस्कस। हाँ, अनिरुद्ध, योर आंसर इज करेक्ट। काफी लोग का आंसर सही है। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। सही। रोटेट भी करते हैं तो भी चेंज होता है, ये नहीं कि सिर्फ हैंग करने से ही होगा, रोटेशन से भी चेंज होता है। क्योंकि अभी तक हम रिजिड बॉडी मान के चलते थे ना, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करते थे। इसलिए रिजिड बॉडी को हम मान के चलते थे, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते थे। हाँ, आदित्य जोशी, योर आंसर इज करेक्ट। यथार्थ, योर आंसर इज करेक्ट। रचित, योर आंसर इज करेक्ट। सही है ना? आदित्य जोशी और ध्रुव, अभी ये आंसर सही नहीं है, अदरवाइज मैं बोल देता। अंकुश वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही। हाँ, अंकुश वर्मा जो है उसका आंसर जो है सही। बिल्कुल सही है। हाँ, देखो इसमें भी टेंशन वेरिएबल है ना, कि इसमें भी जो टेंशन है ना, टेंशन इज वेरिएबल। हाँ, टेंशन जो है वेरिएबल है इस क्वेश्चन में भी, है ना। इस क्वेश्चन में भी टेंशन इज वेरिएबल, है ना। और टेंशन का फंक्शन हम ये जानते हैं, सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं कि भाई टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से वेरिएबल। भाई अगर से पूरी लेंथ रॉड की एक्स है और किसी एक्स डिस्टेंस में मुझे टेंशन निकालना है, कितना होगा, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि टी की वैल्यू होती है m² L/2 1 - x²L। जैसे एक्सचेंज होगा टेंशन की वैल्यू होती है, तो ये फंक्शन आपको पता होता है सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट, तो उसी को यूज कर लेंगे। अगर टेंशन वेरिएबल है तो सीधे तो हम चेंज इन लेंथ निकाल नहीं सकते। तो अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो आप यहाँ पे x पे एक एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी, dx। तो पहले हम निकालेंगे कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट, है ना। कि पहले आप ये निकालोगे कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट dx।
एलिमेंट dx, ये चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट dx होगा वो आपका कितना हो जाएगा, हाँ तो वो चेंज इन लेंथ आप dl ले लो, तो dl की वैल्यू आपकी हो जाएगी t dx by y, tl by y होता है ना, ओरिजिनल लेंथ तो आपने dx ले लिया, तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, और t की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, जो t की वैल्यू है वो आपका किसी भी एक्सिस्टेंस में उसका फंक्शन भी होता है, m square l by 2 into 1 minus x square by l, where l is the nth, है ना, इसको यहाँ लिख दो, dl की जो वैल्यू होगी, t की वैल्यू आपकी हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर l by 2 into 1 minus x square by l square, है ना, इंटू आपका हो जाएगा dx by y, है ना, ये आपका आगे इस तरह से, तो आपको ये तो एलिमेंट के चेंज इन लेंथ हुआ है, टोटल चेंज इन लेंथ निकालने के लिए इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और लिमिट लगा लूंगा 0 से लेके, जैसे 0 से l तक निकालूंगा ना, आपका सी ऑप्शन सही आ जाएगा, है ना, इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा वो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर है, ये चेंज इन लेंथ जो होगी वो m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, है ना, m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाय 3y है, इसको इंटीग्रेट कर देना, है ना, इसको इंटीग्रेट करके आपको आंसर, है ना, बस ये थोड़ा सा फंक्शन जो था वो आप ध्यान रखना हमेशा, कई बार इसको सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन भी हम जानते हैं इसका, लेकिन डेरिवेशन कई बार उतना जल्दी करना पॉसिबल नहीं, उसको थोड़ा सा मेमोराइज करो तो उससे फायदा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कि जब भी कोई रॉड रोटेट करती है तो टेंशन x के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है, और टेंशन के x के साथ जो फंक्शन होगा वो बेसिकली सर्कुलर में भी यूज होगा, हाँ ये जो आपने दिखाया है अभी, ये सर्कुलर में भी यूज होगा ये वाला फंक्शन, इसमें सर्कुलर मोशन में, हाँ सर्कुलर मोशन में वही उसी का, उससे से आया है ये, उसी से आया है, सर्कुलर मोशन से ही आया है, कि भाई जब भी कोई रॉड रोटेट करती है ना तो एक्सिस से एक्सिस टेंस पे टेंशन की वैल्यू होती है ना, जब एक्स की वैल्यू एल होगी, है ना, तो उस टाइम टेंशन की वैल्यू 0 होगी फ्री एंड पे, और यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो टेंशन जैसे जैसे इस एंड से हम राइट पर जाते हैं तो टेंशन डिक्रीज होगी, तो टेंशन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग तो उसको सीधे यूज कर लिया, ये हम कर सकते हैं, ये प्रोसेस में ध्यान, चलो एक तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ गया, है ना, इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये पहले थोड़ा सा ना क्वेश्चन के बजाय मैं एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, जो कि बार बार अपना फिजिक्स में यूज होगा, जो कि थोड़ा सा दूसरे ट्रैक में थोड़ा बाद में पढ़ोगे उसे, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन का कंसेप्ट है, वो जान लेना सही होगा, है ना, जैसे ये सब चीजें तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, हम यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज पढ़ लेंगे, टॉर्क, है ना, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, ये कई बार न्यूमेरिकल्स में ना ये यूज हो, टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, तो टॉर्क हम जानते हैं कि जब भी आप, टॉर्क एक वर्ड है, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, जब भी आप इस तरह से टॉर्क वर्ड यूज करोगे तो टॉर्क का सिंपल सा मतलब है टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, भाई किसी भी फोर्स की जो टर्निंग एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सके आपका टॉर्क, है ना, कि जैसे फोर्स से किसी चीज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर किसी चीज को रेस्ट से रोटेट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, टॉर्क चाहिए, तो अगर कोई फोर्स किसी चीज को रोटेट कर सकता है मतलब उस फोर्स की वजह से टॉर्क है, और ये आपने वेक्टर में पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू आपकी यू, टॉर्क वेक्टर जो होता है ये r क्रॉस एफ, है ना, ये वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया, ये टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर का क्या होता है क्रॉस, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, सर आपका दिस इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, है ना, तो पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर में क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा
अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, है ना। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एफ इंटू साइन थीटा। तो उसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि जैसे किसी प्लेन में कोई इस तरह से रॉड है ना, अगर मैं इस तरह से प्लेन के ऊपर किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर इस तरह से मैं कोई रॉड रख लूंगा, ये मेरी कोई रॉड है और ये इस एंड से ना पाइवोटेड है, इस एंड पे क्या हो सके आपका ये पाइवोटेड है या हिंज्ड है ना, पाइवोटेड या हिंज्ड पे दोनों सेम चीज है ना। मतलब इसके बॉडी रोटेट कर सकती है प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपने इस रॉड को क्या कर दिया, एक एंड से पाइवोटेड कर दिया, इसकी बॉडी रोटेट कर सकती है ना। और ये प्लेन देखना मैं वर्टिकल बना रहा हूँ लेकिन है ये हॉरिजॉन्टल, तो हम क्या करेंगे ना इसके एक एंड पे कुछ फोर्स लगाएंगे, तो आपको पता है इस फोर्स से ये रॉड रोटेट कर सकती है एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स को जब हम लगाएंगे तो रॉड कैसे रोटेट कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस फोर्स की वजह से टॉर्क होगा। तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि पाइवोटेड से जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर अगर आर है, भाई जहां से ये हिंज्ड है, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर अगर आर और फोर्स वेक्टर अगर एफ है, तो आपने जस्ट बोला है कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्रॉस एफ हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी आर क्रॉस एफ, और आर और वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो सपोज थीटा है, तो आपका आर एफ होगा आर क्रॉस एफ और इसका मैग्नीट्यूड एक्सटेंड करेंगे तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इसी चीज को थोड़ा सा हम सिंपलीफाई कर देते हैं, भाई ये जो चीज है ना ये थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह अगर हटा दें तो इसको पाइवोटेड हिंज को थोड़ा सा कर दो, दिस इज पाइवोटेड है ना, ये हिंज है, इसके बॉडी क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रोटेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया, थोड़ा सा मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहता हूँ, मैंने चाहता हूँ क्रॉस में यूज, तो मैं क्या करूँगा ना इस पूरी चीज को पीछे ऐसे प्रोजेक्ट कर दूंगा। थीटा किसका एंगल है? ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है इसको पीछे लेगा और जहां से पिवटेड है वहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, हाँ जहां से पिवटेड है वहां से आपने इसके ऊपर क्या ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के अलावा फोर्स लग रहा है, और पिवटेड से आपने यहाँ पे क्या ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर, और उसके बाद आपने बोला कि ये अगर थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर ये चीज आर है, ये जो डिस्टेंस होगी ना ये आर साइन थीटा होगी। इसी आर साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसा आपने एंगुलर मोमेंटम जो यूज किया था ग्रेविटेशन में, जो उसमें यूज किया तो आर साइन थीटा क्या लेगा, आपको परपेंडिकुलर। तो आप देखो अभी आपने बोला कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो आर एफ साइन थीटा होगा, है ना, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। अब इसमें अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं तो टॉर्क इज इक्वल टू मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एफ इनटू आर साइन थीटा, और जो आर साइन थीटा होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू सिंपल आपका एफ इनटू आर परपेंडिकुलर। तो कई बार टॉर्क कैलकुलेशन के लिए हम इसी को यूज करेंगे, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आर क्या हो जाएगा, जरिए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और इसका सेंस आपको पता ही है कि अगर ऐसे हम फोर्स लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब टॉर्क का सेंस इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही फोर्स मैं ऐसे लगाता तो इसका सेंस जो होता है वो क्लॉकवाइज, है ना। वही अगर इस तरह से मैं फोर्स लगाऊंगा इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऐसे लगाऊंगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो सेंस ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। अगर मैं फोर्स इस आर के अलोंग लगाऊं क्या टॉर्क होगा, अगर मैं आर के अलोंग फोर्स लगाऊं तो सर नो रोटेशन, हाँ नो रोटेशन, मतलब टॉर्क जीरो हो जाएगा, टॉर्क इस केस जीरो। में टॉर्क जीरो है ना। मतलब किसी हिंज के अलोंग ही खींचो किसी दरवाजे को आप, वो दरवाजा रोटेट थोड़ी करेगा। यस तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टॉर्क नहीं हो रहा है ना तो उसको हम ये बोलते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर्मूला आपको ये यूज करना है कि फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। और हम एक कॉन्सेप्ट लिख देंगे, इफ लाइन ऑफ फोर्स passes through axis of rotation, passes through axis of rotation, passes through axis of rotation,
if line of force passes through the axis of rotation then torque is 0. ये आपका है ना, ये लाइन अगर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं हो रही है तब तो टॉर्क होगा। जैसे इस केस में पास नहीं हो रही है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें पास नहीं हो रही है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन इसकी लाइन अगर उसी एक्सिस से पास हो जाए तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जैसे कि आपकी 0 नहीं, 0 मतलब कोई रोटेशन नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये है और एक ये स्टेटमेंट है ना। और दूसरा सेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी टॉप प्लेन में हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी सेंस में क्या कर सकता है, जैसे आपका रोटेशन। इसी के बेसिस पे बेसिस है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो मेरा पर्पस ये बताने का है ये तो आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन मेरा पर्पस को बताने का मतलब यही है कि कई न्यूमेरिकल्स में ना आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम यूज हो, है ना। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना ये दो तरह का होता है। एक तो स्टैटिक डायनामिक है, वो टाइप अलग है। अदरवाइज भी इक्विलिब्रियम जब भी हम वर्ड यूज करेंगे, है ना, कि जब भी हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे इक्विलिब्रियम, है ना, तो इक्विलिब्रियम जो होगा ना वो दो तरह का होगा। एक तो आप बोलोगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना, कि जो भी बॉडी है कौन से इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा कि रेस्ट और कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, रेस्ट और कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी बी। कोई चीज अगर रेस्ट पे है या कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा कि नेट फोर्स की वैल्यू बॉडी के ऊपर 0 होगी, मींस फोर्स विल बी बैलेंस्ड। इस केस में फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। ये तो हम जानते हैं कोई भी चीज अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस। लेकिन एक और आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, एक और टाइप आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा कि या तो बॉडी रेस्ट पे हो और या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना। बॉडी रोटेट तो कर रही है लेकिन कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट। तो जब कोई चीज कांस्टेंट v से मूव करती है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर वो कांस्टेंट ओमेगा से कहीं रोटेट कर रही है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। आपको पता है इन दोनों केस में जैसे इसमें नेट फोर्स 0 होता है, अगर रोटेट नहीं कर रही है तो नेट टॉर्क 0 है ना। जैसे आपने फोर्स बैलेंस करोगे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ऐसे टॉर्क बैलेंस करोगे कि बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क बैलेंस होगा तो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना। कि भाई अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो गए तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। जैसे इस केस में हुआ था, इफ लाइन ऑफ फोर्स passes through axis of rotation तो टॉर्क अगर 0 मैं था। ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो टॉर्क 0 है। तो टॉर्क या तो 0 हो, 0 ना भी हो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को बैलेंस करके नेट टॉर्क 0 हो, बॉडी रोटेट नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल। तो एक क्वेश्चन में ना अभी तक आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो यूज करना जानते हो, फोर्स को ऊपर नीचे बैलेंस कर देते हैं। आपको टॉर्क को ही बैलेंस करने आना चाहिए, और टॉर्क को बैलेंस करने के लिए टॉर्क आप इस फॉर्मूले से निकालो। टॉर्क का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। कि सिंपल सा अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कोई इस तरह से रॉड है ना, एक आपने रॉड ले लिया ऐसे और एक एंड पे यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है और एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे बीच में दी, इस तरह से दो स्ट्रिंग से ये रॉड हैंग है ना। दो स्ट्रिंग आपने लगाई है, एक तो एंड में लगा दी, एक कहीं बीच में लगा, और इसका ये सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे इसका वेट एमजी लग रहा है ना। इसके सेंटर में वेट कितना लग रहा है, जैसे कि आपके एमजी। इस पूरी रॉड का लेंथ जो है वो एल है और ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है ये L/4 पे लगी हुई है ना। ये जो लगी हुई है कहाँ पे लगी है, जैसे कि आपकी L/4 पे। तो इसी तरह के कंसेप्ट अब इसमें यूज होंगे बहुत सारे चैप्टर्स में। भाई
ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो आपको पता है दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं होगा ना। अगर मैं बोलूँ ये टेंशन T1 है इस स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर T2 है ना, कि इसमें T2 है और इसमें अगर T1 है, तो आपसे बोला जाएगा कि फाइंड आउट T1 एंड T2। हाँ, इस केस में जो T1 एंड T2 होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपसे ये बोला जाएगा कि फाइंड आउट, है ना, T1 एंड T2। तो आप मत सॉल्व करो, मैं बता देता हूँ, बाद में ऐसे जब चीजें आएंगी तो आप उसको यूज करो, फाइंड आउट T1 एंड T2। तो हम क्या करेंगे ना, हम बोलेंगे भाई रॉड ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो इसके ऊपर फोर्स बैलेंस होंगे। फोर्स बैलेंस होने का मतलब है कि T1 एंड T2 का जो सम होगा वो वेट के इक्वल होगा। पहले इक्वेशन तो ये आ गई कि भाई T1 ऊपर लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है, T1 T2 मिलकर दोनों वेट को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है। क्या ये रोटेट कर रहा है? रोटेट भी नहीं कर रहा है, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्यों है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो टॉर्क बैलेंस हो, तो टॉर्क आप इस सेंटर के अबाउट बैलेंस कर दो, कहीं भी किसी के अबाउट भी कर सकते हैं। हम सिंपल सा बोलेंगे कि बैलेंस टॉर्क, फिर इससे आपका T1 T2 की वैल्यू नहीं आएगी ना, इससे तो ये आ गया कि T1 एंड T2 का सम वेट के इक्वल है, तो बेसिकली T1 T2 कितना नहीं बढ़ेगा, वो टॉर्क से है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर, या टॉर्क को बैलेंस करोगे किसके अबाउट, सेंटर के। तो आपको इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो वेट T2 एंड T1। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द टॉर्क ड्यू द वेट, तो वेट की वजह से टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप सेंटर के अबाउट ही ले रहे हो, वहीं से तो वेट पास कर रहा है, तो वेट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। हम लिखेंगे व्हाट इज द टॉर्क ड्यू द T1, तो T1 ये फोर्स है और इसकी C से डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर, L/4 हो गया। तो हम बोलेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T1 इंटू कितना हो गया, L/4। और आप लोग जान दो सेंटर के अबाउट कि T1 इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, तो इसका जो सेंस होगा वो क्लॉकवाइज। ऐसे टॉर्क ड्यू द T2, तो T2 फोर्स है और सेंटर से इसकी वाला डिस्टेंस L/2 है, तो यहां से T2 इंटू L/2। और इसके अबाउट अगर हम देखें तो T2 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, तो इस टॉर्क का रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें तीन फोर्स थे, तो फोर्स आपने बैलेंस कर दिया तो T1 प्लस T2 mg आ गया। अब सेंटर के अबाउट अगर हम देखें तो वेट की वजह से टॉर्क जीरो हो गया, T1 की वजह से फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन नेट टॉर्क तो जीरो है ना, क्योंकि ये चीज रोटेट तो करी नहीं, ये तो ऐसी है ना सिर्फ। तो नेट टॉर्क जीरो का मतलब ये हो गया कि एक क्लॉकवाइज टॉर्क इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर रहा है, बैलेंस कर, अदरवाइज ये रोटेट होती, अगर रोटेट नहीं हो रही है मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर रहा है, बैलेंस, और टॉर्क को बैलेंस कर दो। तो जैसे हम टॉर्क को बैलेंस करेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा T1 इंटू L/2, हाँ, इक्वल टू आपका आ जाएगा T2 इंटू L/2। यहाँ से T1 एंड T2 में इक्वेशन L कैंसिल, यहाँ से T1 की वैल्यू आपकी आ गई ट्वाइस ऑफ T1 एंड T2 का जो रिलेशन है, एक और जो दूसरा है वो टॉर्क बैलेंस करके, तो T1 कल को क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ T2, उसको यहाँ पुट कर दो, एक इक्वेशन तो आपकी आ गई, और दूसरी इक्वेशन T1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा T1 T2 की इंडिविजुअल वैल्यू, जो T1 आ जाएगा है ना, ये मेरे ख्याल से 2 mg/3 आ जाएगा, और जो T2 होगा ये mg/3 है ना। तो अगर एक रॉड को मैं ऐसे हैंग कर दूं तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगी, एक टेंशन 2 mg/3 हो जाएगी इस वाले में, इसमें mg/3 होगी। अगर दोनों एंड पे लगे होते तो टेंशन इक्वल होता है ना, वो टॉर्क से दोनों टेंशन इक्वल आए, है ना। तो ये थोड़ा सा यूज करने आपको आना चाहिए, जैसे आपने ये सीखा हाउ टू बैलेंस द फोर्सेस, वैसे अब आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में टॉर्क को बैलेंस करना यूज होता है, हाउ टू बैलेंस द टॉर्क, वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल। जैसे मैं अगर खड़ा हूं तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों बैलेंस होगा, अगर टॉर्क बैलेंस नहीं होगा तो मैं रोटेट कर दूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरह के इक्विलिब्रियम,
सर टॉर्क के लिए तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा अगर हम खड़े हुए हैं, हमें तो सिर्फ वेट ट्रांसलेशन नहीं लग रहा हमारा। इक्विलिब्रियम हो रहा है। हाँ वेट लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो अगर फोर्स नेट जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो होगा, है ना। अगर नेट फोर्स से जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं भी होता है ना, कि नेट फोर्स जीरो होते आते हैं लेकिन नेट टॉर्क जीरो होकर जीरो नहीं। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों बैलेंस है। ये फोर्स बैलेंस हो गया, वहाँ टॉर्क बैलेंस कर लीजिए। सर ऐसा कब होगा कि टॉर्क जीरो ना हो बट फोर्स जीरो? हो सकता है, बताऊंगा जैसे जैसे आएगा ना वो सिचुएशन तो आ जाएगा, फोर्स जीरो हो जाए लेकिन टॉर्क जीरो नहीं, है ना। जैसे ऐसे केस ले लो यार, ये ऐसे एक कोई रॉड है, इधर हमने एक फोर्स लगाया, इधर एक फोर्स लगा दिया, नेट फोर्स क्या होगा इसमें? जीरो। क्या नेट जीरो। टॉर्क जीरो? क्या नेट टॉर्क जीरो? नेट नहीं होगा ना। नो सर, ये भी वो रोटेट करेगा, ये भी आउट करने लगेगा। क्लॉकवाइज हाँ, करेगा। तो इसमें नेट फोर्स तो जीरो है, ट्रांसलेट नहीं करेगी बॉडी लेकिन रोटेट करेगी, नेट टॉर्क जो है वो नॉन, है ना। नेट टॉर्क लग रहा है क्योंकि दोनों का सेंस क्लॉकवाइज ही है, दोनों बट ऐड सर होंगे। यहाँ कपल ऑफ फोर्सेस लगाए हैं ना। वही कपल ऑफ फोर्सेस है, सिंगल फोर्स की वजह से नहीं होगा, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से, यस सर, सिंगल फोर्स से नहीं होगा ना। सिंगल फोर्स। तो ये थोड़ा सा जानना, कई बार अब ये यूज होगा बैलेंस द टॉर्क, है ना। बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कि आपको रोटेशन कोई पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही रोटेशन की आनी चाहिए, जो मैंने है ना। रोटेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन रोटेशन का थोड़ा सा ये टॉर्क का कंसेप्ट कई बार इलास्टिसिटी फ्लूइडिटी इसमें यूज होता है, और ये यूज होता है जो बता टॉर्क को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। That's all for today. Next class में we'll practice the higher level questions of gravitation and elasticity. नेक्स्ट थर्सडे में क्लास होगी, उसमें हम हायर लेवल के ग्रेविटेशन और इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियसली स्पेशली जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एंड एडवांस में है ना, मेंस और एडवांस में जो ग्रेविटेशन एंड इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे डिस्कस है ना, उससे आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से पहले ग्रेविटेशन और ये चैप्टर रिवाइज करें, है ना। ठीक से बाय बाय।